हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ का थर्ड चैप्टर सेक्शन ए का, जिसका नाम है कंसिडरेशन। पिछली वीडियोस में हमने कवर आउट किए थे फर्स्ट टू चैप्टर्स, जिसमें हमने सेक्शन ए के दो मेन चैप्टर्स कवर किए, कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज हम करने जा रहे हैं कंसिडरेशन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है सेक्शन ए का। पहले हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक से समझेंगे, बाद में जो इसका मेन क्वेश्चन है उसको जो मेरे नोट्स लिखे हुए हैं वहां से भी हम इसको ज़रूर समझेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। इस पार्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे कंसिडरेशंस के साथ, जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड हमारे सिलेबस में होंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर आउट कर रहे हैं कि जो मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट मेन क्वेश्चन, कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन मींस जो रूल्स गवर्न करते हैं कंसिडरेशन को, जब वो रूल्स जो कंसिडरेशन के साथ रिलेटेड हैं वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, ये रहा हमारा वो वीडियो। एक छोटी सी मैं आपको पेजेस दिखा दूँ कि हमने प्रॉपर अच्छे से वो जो है नोट्स कवर आउट किए हैं, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। हर वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगी। पहले पार्ट में हम बुक से एक्सप्लेनेशन समझेंगे, सेकेंड पार्ट में हम नोट्स समझेंगे, सो दैट कि जो एग्जाम में आपके पास लिखने के लिए जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और आप आसानी से अपना काम कर सको। सबसे पहले आता है हमारे पास कंसिडरेशन का मीनिंग, कि कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन जो है एक असेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। सॉरी, वो मेरी पेंसिल ख़राब हो गई। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि कंसिडरेशन क्या एक असेंशियल एलिमेंट। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने किया था, वीडियो लेक्चर था जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड था, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से असेंशियल्स होते हैं। अगर वो आपने देखी है तो आपको अच्छे से पता है कि जो कंसिडरेशन है वो क्या है, एक असेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। और कोई भी प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो हम नहीं मानते कि उसमें लॉ भी इन्फोर्स्ड है। मींस अगर दो पार्टीज हैं ए और बी, इन दोनों ने प्रोमिस किए हैं, लेकिन ये क्या है, प्रोमिस विदाउट कंसिडरेशन है। तो इन प्रोमिस को जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती उसको हम नहीं मानते कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लायक है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस होती हैं कुछ सर्कमस्टांसिस में ही, लेकिन हम ये मानते हैं कि उसमें जो लॉ है वो इन्फोर्स नहीं है। सो नेक्स्ट, कंसिडरेशन एक बहुत नेसेसरी एविडेंस है बाय लॉ ऑफ इंटेंशन टू ऑफ द पार्टीज टू इफेक्ट देयर लीगल रिलेशंस। जैसी कंसिडरेशन होगी वहां से हमें पता चलेगा कि उन दोनों पार्टीज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। अगर तो कंसिडरेशन जो है वो पैसे की है, लेन देन मनी में ही हो रहा है, इट मीन्स ये दोनों पैसे में कर रहे हैं। अगर तो फिर हम इनका रिलेशनशिप भी अगर बताना हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक क्रेडिटर होगा दूसरा डेटर, ये इसको उधार पे पैसे दे रहा होगा और ये बदले में इसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे महीने बाद दे दूंगा। या अगर मनी में और गुड्स में हो रही है कंसिडरेशन की, एक जना गुड्स दे रहा है दूसरा मनी दे रहा है, इट मीन्स ये सेल एंड परचेज कर रहे होंगे उस चीज का, कोई भी ये सामान खरीद रहे होंगे। सो कंसिडरेशन का उन्होंने एक मैक्सिम दिया हुआ है, क्विड प्रो क्यू, मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कि प्रॉमिस के बदले में हमें कुछ मिलना, उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन। ए ने प्रॉमिस किया बी को, ए ने प्रॉमिस किया बी को, और इस प्रॉमिस के बदले में बी ने इसको 2000 रुपीज दिए। इट मीन्स ए को प्रॉमिस के इन रिटर्न कुछ मिला, समथिंग इन रिटर्न इसको रिसीव हुआ, प्रॉमिस के बदले इसको कुछ मिला। सो इसे हम कहेंगे क्विड प्रो क्यू, मीन्स समथिंग। यहाँ पे हम कहेंगे वर्ड जो समथिंग इन रिटर्न मीन्स कुछ हमें वापस मिलना उसके बदले में, उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन। सो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो हमें अच्छी लगे, जो इजी हो लर्न करने के लिए वो हम लिख सकते हैं। अगर हम सेक्शन वाली कर लें तो वो बड़ी आसान होती है, क्योंकि नाम याद करने ऑथर्स के थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सेक्शन हमें पता है एक ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसी के सेक्शंस हैं। सो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सेक्शन 10 है उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन क्या है, वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सो ग्रेटुइटियस एक्ट, हाउएवर sacred it may be, cannot create any legal obligation। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड यहाँ पे हमें गिवन है ना, ग्रेटुइटस एक्ट, मीन्स उसने बदले में, इसका मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, के बदले में कोई भी पैसा जो है चार्ज नहीं हो रहा। सो अगर वो एक्ट जो है वो ग्रेटुइटस है, मीन्स सैक्रेड है, अगर हम मान लें कि वो सैक्रेड रिलीजियस एक्ट है,
तो फिर भी वो जो है कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर रहा। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंसिडरेशन जो है वन ऑफ द एसेंशियल्स है। वॉइड, यहाँ पे वर्ड वॉइड की जगह वैलिड आएगा। ये अगर आपकी बुक्स में भी गलत लिखा है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसिडरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, एलिमेंट है। और अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वो हम वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर कोई भी ग्रेटिटुअस एक्ट है, मीन्स अगर कोई धार्मिक आप काम कर रहे हो या आप एज अ फ्रेंडली काम कर रहे हो, सोशल काम कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं ली तो वो इट मीन्स कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट है कि आपने करना ही करना है। अब दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, एग्जाम्पल हम ए और बी की लेंगे क्योंकि ये बड़ी आसान होती है याद करना भी। ए और बी दो बंदे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। इसने इसको प्रॉमिस किया कि ये इसके घर पे डाइन करेगा, मीन्स इसके घर पे डिनर करने आएगा। ए ने प्रॉमिस किया बी को, और बी ने बदले में ए को प्रॉमिस कर दिया भी ठीक है अगर तू आएगा तो मैं तेरे लिए प्योर जो है वेज बनवाऊंगा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा। अब ए जो है बी के घर में नहीं आया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी इसके ऊपर केस करेगा, इसको स्यू करेगा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, मैंने वेज बनाया था। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक ग्रेट्यूटस एक्ट था। ये है हमारी डेफिनेशन का मीनिंग कि कंसिडरेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो हम वॉइड मानेंगे। उन्होंने नेक्स्ट किया अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस दो एस्पेक्ट्स उन्होंने निकालने हैं कंसिडरेशन के। फर्स्ट, बेनिफिट एक्रूइंग टू द प्रोमिसर एंड डिट्रीमेंट सफर्ड बाय द प्रोमिसी। मीन्स पहला एस्पेक्ट क्या है कि बेनिफिट किसको होगा, प्रोमिसर को, और डिट्रीमेंट कौन सफर करेगा, प्रोमिसी। दो पार्टीज होती हैं, प्रोमिसर होता है एक और दूसरा होता है प्रोमिसी। प्रोमिसर वो होता है जो प्रॉमिस करता है और जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो होता है प्रोमिसी। उन्होंने कहा है कि बेनिफिट किसको होगा, प्रोमिसर को, और डिट्रीमेंट प्रोमिसी को। ये हम एग्जांपल नीचे उन्होंने दी हुई है, यहाँ से समझ लेते हैं। व्हेन एक्स लेंड्स हिज स्कूटर टू वाई। अब ये नहीं करना कि अगर बुक में हमारे ये लिखा हुआ है कि एक्स ने वाई को स्कूटर लैंड की तो हम यही रखें कि वाई को स्कूटर लैंड की। अगर आप इसकी जगह कार लिख लें या कोई भी हॉर्स लिख ले, कुछ भी लिख ले तो वो भी चलेगा, बस जनरली एग्जांपल देके समझाना है। एक्स ने लैंड की अपनी स्कूटर वाई को और प्रॉमिस किया टू रिटर्न इट आफ्टर यूज। एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ कि एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को, एक्स के यहाँ पे प्रॉमिसर, उसने प्रॉमिस किया वाई को कि मैं तुम्हें अपनी जो है स्कूटर दूंगा, लैंड करूंगा, और बदले में वाई ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं चलाने के बाद रिटर्न कर दूंगा तुम्हें। एज ए रिजल्ट अब वाई को बेनिफिट हो गया क्योंकि वाई को क्या मिल गई, स्कूटर। और डेट्रीमेंट सफर्ड बाय प्रोमिसी, एक्स ने एज ही पार्ट विद दिस स्कूटर, अब एक्स से स्कूटर चली गई तो एक्स को सफर करना पड़ा डेट्रीमेंट। एक्स एज ही पार्ट्स विद हिज स्कूटर which is a consideration to support Y's promise to return the scooter। Y की consideration, Y ने X को क्या consideration दी थी, अपना promise कि उसको स्कूटर वापस करेगा, और वो कब पूरी होगी, जब X जो है अपना स्कूटर उसको देगा। इट मीन्स बेनिफिट किसको हुआ, Y को, और लॉस अगर हम जनरल, बहुत जनरल भाषा में बात करें तो किसका हुआ, X का, क्योंकि उसका स्कूटर चला गया, चाहे थोड़े टाइम के लिए गया लेकिन गया तो सही। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर सम ऑफ 50,000। अब ए ने ऑफर किया अपना हाउस बेचने के लिए बी को, कितने रुपीस में, 50,000 रुपीस में। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें ए ने प्रॉमिस किया था जो अपना घर बेचने का, और उसकी कंसिडरेशन क्या थी, सम ऑफ 50,000 रुपीस, वाइल बी के प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन क्या थी, घर। मीन्स ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे घर के बदले में, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि जो उसको घर मिलेगा 50,000 के बदले में। बट समटाइम्स ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। फर्दर हम जब सेक्शन बी करेंगे उसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तब हम डिटेल में करेंगे। अब जनरली उन्होंने यहाँ पे बताया कि कई बार जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एलिमेंट जो है कंसिडरेशन वाला एलिमेंट वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। मीन्स जो डेट्रीमेंट है वो सफर्ड बाय प्रोमिसी, गारंटर प्रॉमिस करेगा, अगर तब ही करेगा वो जब डिफॉल्ट करेगा प्रिंसिपल डेटर। ये जो
पैरा ये आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, हम जब गारंटी वाला टॉपिक करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी नया नया सिलेबस शुरू हुआ है, नए नए चैप्टर्स है, तो आप जनरल में ही समझिए। सो उन्होंने नेक्स्ट जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंग इंडियन एक्ट कंट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दी है। आप एग्जाम में चाहे ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिए चाहे ये वाली लिख लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेपर है वो इफेक्टिव लगे तो आप दोनों ही लिख कर आना। इसको आप लिख लेना जब आप असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन लिखने से पहले, और इसको जब आप स्टार्टिंग में ही आंसर की समझाएंगे मीनिंग कंसिडरेशन का अपने एग्जामिनर को, तब ये ज़रूर लिखना डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। जब हम इसको एक बार रीड करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगती है कि ये क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, abstain from doing, does, abstains, फिर से आ जाता है to abstain from doing something such, लेकिन हम समझेंगे और समझने के बाद अगर आप जब दूसरी बार इसको रीड करोगे तो ये बड़ी इजी लगेगी। सो हम डेफिनेशन समझते हैं, कहते हैं व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, मीन्स प्रोमिसर क्या होता है, वो बंदा जो प्रॉमिस करता है, जिसने प्रॉमिस किया होता है। और प्रोमिसी हमने कहा था कि क्या होता है, वो पर्सन जो प्रॉमिस को रिसीव करता है, मीन्स जिसको हमने प्रॉमिस किया होता है। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए इज मेकिंग प्रॉमिस मीन्स ए प्रॉमिस कर रहा है, तो ये क्या हो गया प्रॉमिसर। और प्रॉमिस रिसीव कौन कर रहा है, जो ए ने किया था बी, सो बी क्या प्रॉमिसी। और यहाँ पे हमने डिजायर देखनी है, मर्जी देखनी है ए की, प्रॉमिसर की जगह हम वर्ड यूज करेंगे अब ए इस डेफिनेशन में, और प्रॉमिसी की जगह बी। ये सिर्फ समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं। कहते जब ए के मर्जी पे बी या कोई और बंदा कुछ काम करता है, हैज डन, ये इकट्ठा हैज डन। हमने इंग्लिश में देखा था कि जो हैज डन है वो पास्ट में आता है। कौन सी पास्ट की फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है, ये पास्ट में है हैज डन, और ईडी लगा तो ये भी पास्ट का। जब ए की मर्जी पे बी ने या किसी और बंदे ने कुछ काम कर दिया या उसको करने के लिए मना किया गया, काम कर दिया या मना किया गया, या वो काम कर रहा है या मना अभी हम उसको कर रहे हैं, या हम प्रॉमिस करें कि हम फ्यूचर में उसको वो काम करेंगे, वो काम करेगा, या फ्यूचर में उसको उस काम के लिए मना करेंगे। किस काम के लिए, कुछ भी हो सकता है वो काम, और उस काम करने और ना करने को या किसी भी प्रॉमिस को हम कहेंगे कि वो प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है। नीचे ना इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मींस हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मींस ये पास्ट की बात हो रही है। अगर इंग्लिश में देखें लॉ को छोड़ के तो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये यहां तक बात हो रही है पास्ट की। डज प्रेजेंट का है, और एब्सटेन्स एस लगा साथ में, फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की, क्योंकि अभी यहाँ पे हम प्रॉमिसेस ही कर रहे हैं, काम अभी हुआ नहीं है। सो जब प्रॉमिसर की डिजायर पे मींस प्रॉमिसर की ए की इच्छा के अनुसार बी या और कोई भी इंसान जिसने कुछ काम को कर दिया है या वो उसको करने से हमने मना किया हुआ है, या ये तो हो गया पास्ट में। अब फिर से फर्स्ट लाइन पे चलिए, जब ए की मर्जी के अकॉर्डिंग बी या कोई भी और इंसान कुछ काम कर रहा है अभी, या उसको अभी हमने करने के लिए मना किया हुआ है कि तुम अभी मत करो, ठीक है, इसे भी हम कंसिडरेशन कहेंगे। अब फिर से फर्स्ट लाइन, जब ए की मर्जी से बी या किसी और बंदे ने प्रॉमिस, इसकी अकॉर्डिंगली इज नॉट, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर मैं कह रही हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि 2 बंदों को ही कहा होगा, एक को भी कहा सकता है। ए की मर्जी के अकॉर्डिंग, ए की विश के अकॉर्डिंग, डिजायर के अकॉर्डिंग जब बी या कोई और बंदा वो क्या कर रहा है, कोई काम उसने करना था और अब इसकी मर्जी पे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बाद में करूंगा ये काम, फ्यूचर में, या फ्यूचर में ये काम नहीं करूंगा।
सो उसको हम कहेंगे कि कंसिडरेशन है वो उस प्रॉमिस के लिए, इस एक्ट के लिए और इस एब्स्टिनेंस के लिए। मीन्स इस डेफिनेशन को नीचे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई और बंदा कुछ काम ऑलरेडी कर चुका होता है या नहीं करने वाला, या कर रहा है अभी या नहीं करने वाला है अभी, या वो फ्यूचर में कुछ करेगा नहीं भी करेगा। सो ये चीजें, एब्सटेन्स का मतलब होता है कि काम के लिए मना करना। ये तीनों केसेस को उन्होंने पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन का है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन अगर आप एक दो बार बार इसको समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। और खुद भी अगर आप पढ़ोगे कि जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई भी इंसान जिसने काम ऑलरेडी पास्ट में कर दिया है या उसको हमने पास्ट में काम के लिए मना कर दिया है, तो उसको भी हम कंसिडरेशन इंक्लूड करेंगे। या अगर प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई और एनी अदर पर्सन अभी प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है या करने नहीं, हमने उसको मना करना है कि वो काम ना करे, उसको भी हम कंसिडरेशन कहेंगे उस प्रॉमिस के लिए। अगर प्रोमिसर की ही डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या अदर पर्सन जो है प्रॉमिस करता है कि मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा या ठीक है मैं फ्यूचर में ये काम नहीं करूंगा, तो इस प्रॉमिस के लिए भी ये क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। इसका अगर जनरल मीनिंग देखें तो वो क्या है कि कंसिडरेशन क्या उन्होंने फर्दर जो है एनालाइज किया हुआ है कि कंसिडरेशन रियल होती है एंड एब्स्टिनेंस होती है एज ए रिटर्न प्रॉमिस होती है। एब्स्टिनेंस मीन्स नॉट डूइंग समथिंग। रियल कैसे कि कुछ काम करने के साथ लिंक्ड है, कि जैसे हमने ऊपर प्रॉमिस किया है, ए ने प्रॉमिस किया बी को और इसको बदले में 2000 रुपीज मिले, मीन्स ये कुछ काम करना है। ए ने इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, काम हो रहा है। अब ए ने बी को कह दिया कि तुम जो है मेरे खिलाफ मीन्स मेरे अगेंस्ट जो है कोर्ट केस ना करो और मैं तुम्हें बदले में 2000 रुपीज दूंगा, हम कोर्ट के बाहर ही जो है अपना मसला सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स इसने इसको रोक दिया कुछ करने से, सो वो क्या होगी, एब्सिस्टेंस। एब्स्टिनेंस हो गई वो कि कंसर्न विद एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, मीन्स कुछ काम करने के लिए उसको मना किया और उसके बदले में हमने उसको कंसिडरेशन दी। नेक्स्ट आता है एज ए रिटर्न प्रॉमिस, मीन्स प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, इसको भी हम कंसिडरेशन मानेंगे जैसे हमने पहले किया था कि अगर दो पार्टीज हैं ए और बी ने, ए ने प्रॉमिस किया बी को और बी ने बदले में प्रॉमिस किया ए को, मीन्स दोनों प्रॉमिसेस कर रहे हैं, सो प्रॉमिस के एक्सचेंज में प्रॉमिस, इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगी, इसका प्रॉमिस, और इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगी, इसका प्रॉमिस। सो कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, उन्होंने कहा कि कंसिडरेशन कुछ काम भी हो सकती है, पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ उन्होंने यहाँ पे, इट मीन्स कुछ काम करना। जैसे एक्स ने एग्री किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वाई का हाउस फॉर 1 लाख, और वाई का प्रॉमिस के लिए, फॉर वाई ने प्रॉमिस किया था ना, ये प्रॉमिस टू पे 1 लाख, ये किसकी कंसिडरेशन है, एक्स के एक घर बनाने की। एक्स और वाई दो पार्टी हैं। ये जो लाइंस होती है ना कंसिडरेशन वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, सो इसको 2-3 बार रीड करें तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी अगर आप समझेंगे। तो इसको, एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हारा घर जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, और वाई ने एक्स को कहा कि ठीक है बदले में मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। अब एक्स की कंसिडरेशन क्या है, वाई का 1 लाख वाला प्रॉमिस, और वाई की कंसिडरेशन क्या है, एक्स का घर कंस्ट्रक्ट करने का प्रॉमिस। सो ये एक दूसरे की बन गई इनकी कंसिडरेशन। सो यही उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट आता है कंसिडरेशन में भी एब्स्टिनेंस, मीन्स जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिस भी हो सकता है कुछ काम ना करने का। इट मीन्स अ पर्सन में बाय द इनएक्शन ऑफ द अदर, मीन्स हम दूसरे का काम जो है वो खरीद लेते हैं कि वो ये काम ना करे। अब एक्स ने प्रॉमिस किया था कि वो 1000 रुपया वाई को पे करेगा, अब बाद में ये क्यों करेगा कि अगर वो जो उसके खिलाफ केस फाइल करने वाला वो ना करे, ऑब्वियस कंसिडरेशन होगी। एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसके खिलाफ केस नहीं फाइल हो रहा, और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको 1000 रुपीज मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कंसिडरेशन एज ए रिटर्न प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। जब प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर का वो कंसिडरेशन बन जाती है प्रॉमिसी के लिए, और प्रॉमिस जो प्रॉमिसी का होता है वो कंसिडरेशन बन जाती है प्रॉमिसर के लिए। बाकियों में भी हमने यही कहा, लेकिन इस पॉइंट में हमने पर्टिकुलरली मेंशन कर देना है कि एक की कंसिडरेशन दूसरे के लिए प्रॉमिस बन जाती है और दूसरे की कंसिडरेशन पहले के लिए प्रॉमिस।
सो प्रॉमिस जो प्रोमिसर ने किया था, ए पार्टी ने किया था, वो कंसिडरेशन बन जाती है बी पार्टी के लिए, और जो प्रॉमिस बी पार्टी ने किया था वो कंसिडरेशन बन जाती है ए पार्टी के लिए। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो वाई को पे करेगा 1000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स अगर जेड जिसने उसको पैसे देने थे वाई को वो फेल कर देता। अब वाई ने promises to grant time to Z accordingly. Promise of each party is the consideration for the promise of other party. Means X ने promise किया, X के promise Y को किया कि अगर तुम जो है Z को और 6 मंथ्स का टाइम देते हो तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हें अगर देते हो 6 मंथ्स का टाइम जो Z ने पैसे देने थे तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर वो 6 महीने के बाद पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा। अब Y के लिए कंसिडरेशन आ गई X का प्रॉमिस कि वो उसे पैसे देगा, और Z के लिए कंसिडरेशन बनेगी कि उसे टाइम और ज़्यादा मिल गया। X के लिए कि वो एज अ गारंटी एक्ट कर रहा है, अगर काम होगा तो ठीक है अदरवाइज नहीं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम बुक से समझेंगे रूल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नोट से समझेंगे कि रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल 8 रूल्स दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 8 के 8 ही जो है वो हमें एग्जाम में लिख कर आने होंगे और अच्छे से समझने होंगे सो दैट कि हम अपना 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। सबसे पहले हमारे पास एसेंशियल्स में आता है इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जो हमने ये डेफिनेशन में कहा था कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर मूव करती है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट एसेंशियल है कि इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, की प्रोमिसर की विलिंगनेस के ऊपर उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ये मूव करेगी। कोई भी एक्ट है, कोई भी एब्सटिनेंस है और प्रॉमिस है जो कंसिडरेशन फॉर्म करेगा प्रॉमिस के लिए वो मस्ट हैव बीन डन। कंसिडरेशन का जो प्रॉमिस है वो मस्ट हैव बीन डन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर की मर्जी के अकॉर्डिंगली ही वो जो है कंसिडरेशन का प्रॉमिस होना चाहिए। ये जो प्रॉमिसर की डिज़ायर है वो चाहे तो बोल के दे दे, लिख कर दे दे, या उसके बिहेवियर से शो हो। कोई थर्ड पार्टी जो है वो आकर इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडरेशन मानेंगे अगर थर्ड पार्टी जो अपनी विलिंगनेस उसकी डिज़ायर के ऊपर ये कंसिडरेशन चलेगी। एक्स हाउस कैच फायर, एक्स के घर को आग लग गई, वाई ने उसको हेल्प किया लेकिन एक्स ने उसको कहा नहीं था कि तुम करो। अब वाई जो है बिल्कुल भी पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक्स की हेल्प की थी अपनी मर्जी से। प्रॉमिसर जो था एक्स उसने उसको नहीं कहा था, ये उसकी डिज़ायर नहीं थी, ये एक्स ने बिल्कुल नहीं उसको कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मेरे घर की आग बुझाओगे। तो वाई ने वॉलेंटरीली किया। एक नेक्स्ट लीडिंग केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का, जो 1880 का केस है। इसमें जो प्लेंटिफ है वो दुर्गा प्रसाद है। पिछली वीडियोस में भी अच्छे से आपको क्लियर है कि प्लेंटिफ क्या होता है। प्लेंटिफ वो इंसान होता है जो केस करता है और जिसके अगेंस्ट किया जाता है, जो अपना बचाव करता है, वो होता है डिफेंडेंट। यहाँ पे दुर्गा प्रसाद जो है वो हमारा प्लेंटिफ है और बालदियो जो है वो डिफेंडेंट है। दुर्गा प्रसाद ने मार्केट कंस्ट्रक्ट की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर। दुर्गा प्रसाद जो प्लेंटिफ है उसने मार्केट जो है वो कंस्ट्रक्ट की, बनाई एक मार्केट, किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। अब बालदियो उसकी ना शॉप्स थी वहां पर, उसने प्रॉमिस किया प्लेंटिफ को, दुर्गा प्रसाद को, कि वो उसको कमीशन देगा अगर उसकी जो एजेंसी है दुर्गा प्रसाद की वो उसकी गुड्स को बेच देगी, तो उसके आर्टिकल्स को बेच देगी। बालदियो ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद को कमीशन मिलेगी अगर दुर्गा प्रसाद की जो एजेंसी है, कंपनी है उसकी, वो बालदियो के आर्टिकल्स को बेचेगी। और प्लेंटिफ की कंसिडरेशन क्या थी? दुर्गा प्रसाद की कंसिडरेशन ये थी कि उसको कमीशन मिलनी थी सामान बेचने के बदले में। इट वाज हेल्ड कि अब ये प्रॉमिस जो है वो कंसिडरेशन से सपोर्ट नहीं है, सपोर्टेड बाय, क्योंकि जो मार्केट कंस्ट्रक्ट करने की रिक्वेस्ट थी वो शॉपकीपर ने नहीं की थी बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने की थी, और जो कंसिडरेशन है वो मूव करेगी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, और यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर बालदियो ने ही उसको रिक्वेस्ट की होती दुर्गा प्रसाद को, फिर ये जो है प्रोमिसर बालदियो होना था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर मार्केट बनी, और उस मार्केट में अगर उसकी शॉप्स हैं तो इट डजंट मीन कि उसने वो प्रोमिसर हो गया। प्रोमिसर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसकी डिज़ायर के ऊपर कंसिडरेशन मूव करेगी।
ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इस इन केसेस को हमें करने की जरूरत नहीं, हमने एक एग्जाम्पल और एक केस देना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे और नहीं समझ आया, उससे अच्छा है कि हम जितना भी करें उसको अच्छे से करें, सो दैट एग्जाम में हम अच्छे से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारे पास, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मूव किसकी डिजायर पे करना है? प्रोमिसर की। और प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर वो कहाँ से कहाँ मूव हो सकती है? प्रोमिसी से किसी थर्ड पार्टी को भी मूव हो सकती है। इट इम्प्लाइज कि कंसिडरेशन जो है वो किसी स्ट्रेंजर मीन्स थर्ड पार्टी को भी मूव हो सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन जो है, इसको इस टॉप पॉइंट को हम ये भी कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, जो ये प्रूव करता है कि अगर कोई भी बंदा कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, नेक्स्ट इसको हम इंपॉर्टेंस ही कह देते हैं, इसको हम डीपली जो है, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कब एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है, स्यू कर सकता है कंसिडरेशन के लिए, और कब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है फाइल कंसिडरेशन के लिए। सो यहाँ पे एक लीडिंग केस है चिनाया वर्सेस रमाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये आप जरूर अपने एग्जाम में मेंशन कीजिएगा। इसमें एक लक्ष्मी रानी जो है, एक ओल्ड लेडी होती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो रमाया जो होती है उसकी डॉटर उसको दे देती है। रमाया जो उसकी बेटी होती है लक्ष्मी रानी की, उसको वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देती है। रजिस्टर्ड डीड के थ्रू जो उसके लिए गिफ्ट होता है, और उसमें एक स्टिपुलेशन मीन्स एक कंडीशन लगाई गई होती है कि जो उसकी डॉटर है रमाया, वो एनुअली सर्टेन सम जो है पे करेगी प्लेंटिफ को, मीन्स चिनाया को, जो उसके मटरनल अंकल थे, वो अपने मामू को हर साल जो है कितने सर्टेन सम जो है वो पे आउट करेगी रमाया। रमाया यहाँ पे है डिफेंडेंट और चिनाया यहाँ पे है प्लेंटिफ मीन्स चिनाया ने केस किया रमाया के खिलाफ और रमाया ने अपना बचाव करना है। यहाँ पे लक्ष्मी रानी जो रमाया की मम्मा थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी, अपनी डॉटर जो रमाया है उनकी डॉटर, उसको रजिस्टर्ड डीड के थ्रू अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, और इसमें एक कंडीशन रखी कि उस प्रॉपर्टी में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो चिनाया को देंगे, जो उसके मामा है उसको पे आउट करेगी। और उसी दिन जो डिफेंडेंट था मींस जो रमाया थी, उसने एग्जीक्यूट कर दी वो एग्रीमेंट को इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, कि ठीक है मैं ये प्रॉमिस को फुलफिल करूंगी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो डिफेंडेंट है मींस रमाया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी प्रॉमिस को, क्योंकि ये कंसिडरेशन मूव नहीं हो सकती मामा की तरफ, मैटरनल अंकल की तरफ। जो प्लेंटिफ था प्रोमिसी मीन्स चिनाया जो था उसका मामा, इट वाज हेल्ड कि जो मैटरनल अंकल है वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, उसको नहीं पता था कि ऐसी कुछ कंसिडरेशन हुई, क्योंकि कंसिडरेशन इनडायरेक्टली मूव की है फ्रॉम हिज सिस्टर, अपनी बहन की तरफ से उसको आई है। ही वॉज इंटाइटल्ड टू मेंटेन अ सूट एट इज इट हैज बीन क्लियरली मेंशन दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू अदर पर्सन। फिर भी वो जो है केस फाइल करने के लिए लायबल था, क्योंकि उस कंसिडरेशन का बेनिफिट इसको हो रहा था। और सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में भी ये मेंशन है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या किसी और पार्टी को मूव आउट हो सकती है। सो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन का भी, जिसमें हमने इस केस को अच्छे से समझा, और ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जनरली ये जो 8 के पॉइंट्स हैं, इनमें से जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स हैं वो हमारी डेफिनेशन से के साथ रिलेटेड है, इसलिए आपको ये रिपीटेड भी लगेंगे। हमने पहले भी किया पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। हैज डन से लेकर अब्सटेन्ड तक पास्ट कंसिडरेशन थी, डज से लेकर डूइंग तक यहाँ पे अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग तक प्रेजेंट, और ये वाली फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन के यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसकी आप यहाँ से बहुत इजी एग्जांपल से बना लेंगे। एक्स के हाउस कॉट फायर वाई बीइंग अ पासर बाइज। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो एग्जांपल है वो अलग है यहाँ वाली से। यहाँ पे जो एक्स के घर को जब आग लगी तो उसने वाई को रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे वो वाई को रिक्वेस्ट करता है, एक्स जो है वाई को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी हेल्प करो फायर को बुझाने में। मैं एक्स प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बदले में 500 रुपये दूंगा। ये पास्ट कंसिडरेशन होगी,
क्योंकि पुटिंग ऑफ फायर जो है प्रॉमिस के पहले ही उसने कर दी। एक्स के घर को आग लगी थी और वाई ने उसको बुझा दिया और बाद में उसको जो है कंसिडरेशन रिसीव हुई। काम पहले हो चुका है, कंसिडरेशन बाद में मिल रही है, तो वो होगी पास्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट कंसिडरेशन, और प्रेजेंट कंसिडरेशन मीन्स कि साथ साथ में जो कंसिडरेशन है फॉर अ प्रॉमिस इज मूव्ड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस के टाइम पे ही जो कंसिडरेशन चल रही है, मीन्स जैसे कैश सेल्स होती हैं, एक हाथ में दो पार्टीज होती हैं, एक सेल करती है, दूसरी साथ ही में उसको कैश प्रोवाइड कर देती है, पैसे मिल जाते हैं। कैश सेल्स कंसिडरेशन की एग्जांपल है। प्रेजेंट कंसिडरेशन है, ए शॉप पे गया और उसने उसको 20 रुपीज़ दिया और मिल्क ले लिया। अब 20 रुपीज़ जो है वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, क्योंकि कोई पहले से प्रॉमिस नहीं थे हुए, ऑन द स्पॉट प्रॉमिस हुआ, ऑन द स्पॉट ही एक दूसरे को जो भी उन्होंने प्रोमिस किए थे वो फुलफिल हो गए। नेक्स्ट आती है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहते हैं, क्योंकि अभी ये फ्यूचर में फुलफिल होगी। एक्स ने अभी सिर्फ प्रोमिस हुए होते हैं, लेकिन जो रियलिटी में काम होना है ना ही होना, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग है या एक्टेड टू डू है, वो अभी प्रोमिस हुए हैं, वो होगा फ्यूचर में। अब एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा 100 क्विंटल्स ऑफ राइस टू वाई 1 महीने के बाद, और वाई ने भी कह दिया कि ठीक है, डिलीवरी के 1 महीने बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब ये कंसिडरेशन फ्यूचर के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने भी प्रॉमिस किया, एक ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें डिलीवरी कर दूंगा राइस की, और दूसरे ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे भी तभी दे दूंगा। सो यहाँ पे फ्यूचर कंसिडरेशन आई। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वेट हो, मीन्स वो सफिशियंट हो, कुछ वर्थ वैल्यू ही हो उसकी। यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, कंसिडरेशन इज समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू। मीन्स कंसिडरेशन तो ये कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है। एक्स एग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ 75,000 फॉर ओनली 5,000 टू वाई। अब यहाँ पे कोई भी इंसान जो अपनी ऐसा तो नहीं करेगा कि वो 75,000 मीन 75,000 की अपनी कार 5,000 में बेच दे दूसरे को। यहाँ पे कंसेंट फ्री है, मीन्स कोई उस पर फोर्स नहीं है, उसको फिजिकली हरास नहीं किया गया, ये एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है, कंसिडरेशन है। एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें बेचूंगा, फ्री कंसेंट है, बट यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट है। अगर यहाँ पे 5,000 की जगह 50,000 होता, क्योंकि चीज की वैल्यू भी देखनी होती है कि चीज की वैल्यू सही है या नहीं, ये यहाँ पे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। अब एक्स ने एग्री किया कि मैं अपना घोड़ा बेचूंगा जो 1,000 रुपए का 10 रुपए में। एक्स ने डिनाई कर दिया कि उसका कंसेंट जो है टू एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन। द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज अ फैक्ट विच कोर्ट कंसीडर्स। अब यहाँ पे 1,000 रुपए वाला 10 में बिक रहा है, और वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है। बेशक एक्स की कंसेंट फ्री नहीं थी, इट मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो इट डजेंट मीन कि कंसिडरेशन इन भी एडिक्वेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, लेकिन कंसिडरेशन एडिक्वेट हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लॉ ओनली रिक्वायर्स कि कंसिडरेशन हो, एडिक्वेट है नहीं एडिक्वेट ये उन्होंने नहीं देखना। अगर यही केस कोर्ट में चला जाता तो उन्होंने कहना था कि कंसेंट फ्री है, एक्स अपना सामान बेच रहा वाई को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने का मर्जी बेचे। सो कंसिडरेशन की वैल्यू सही लगी है, सामान की वैल्यू, ये कोर्ट ने नहीं देखना, क्योंकि लोग जो है बार्गेनिंग करते हैं। मीन्स हम अगर दुकानदार कह रहा है 1,000 रुपए का सूट है तो क्या हम वही लेकर आते हैं? बिल्कुल नहीं, हम आगे से कहते हैं नहीं 900 या 800 लगा लो आप। सो पीपल आर फ्री टू मेक बार्गेनिंग, और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। एनीबडी हैविंग बैड बार्गेन्स कैनॉट सीक द असिस्टेंस ऑफ कोर्ट। अगर उसने बार्गेनिंग कर करके 5,000 का कह दिया तब तो फिर भी वो जो है वैलिड है कंसिडरेशन, एडिक्वेट जरूरी नहीं है कि वो हो। अगर हम कह लें कि इसकी जगह 50,000 हो तब भी वो एडिक्वेट होगी तब भी एडिक्वेट। फिलहाल तो इनएडिक्वेट है कि सही नहीं लग रही वो कंसिडरेशन। अगर 50,000 होता तो वो कंसिडरेशन सही होनी थी, लेकिन कोई रूल तो नहीं तोड़ा, कोई लॉ को नहीं ब्रेक किया, सो ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी कोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट मस्ट बी रियल। जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने 4 पॉइंट्स में इस अपने टॉपिक को कवर आउट किया कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, जब नीचे उन्होंने केसेस दिए हैं कि कब जो कंसिडरेशन है वो रियल नहीं मानी जाएगी, मीन्स कंसिडरेशन जो है वो कानून की
आइज में भी उसकी जो है कुछ वैल्यू होनी चाहिए। फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी, ए ने प्रॉमिस कर दिया टू मेक अ डियर मैन अलाइव, बी टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम स्काई इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, हैंस इट विल मेक नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अब एक्स ने प्रॉमिस किया है वाई को कि मैं तुम्हारी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है उनको अलाइव कर दूंगा अगर तुम मुझे 1000 रुपये दोगे। तो ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कंसिडरेशन भी रियल नहीं हुई क्योंकि कोई भी मरे हुए इंसान को हम जिंदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है लीगली इम्पॉसिबल। अब एक्स ने फाइल कर दिया सूट वाई के अगेंस्ट डेट ना पे करने का। अब वाई फील डिस्टर्ब्ड और वो एक्स के ब्रदर के पास गया। एक्स ने फाइल किया था ना वाई के सूट, अब वाई जो है एक्स के भाई के पास गया, जेड के पास, कि मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ, अपने भाई को कहो मेरे खिलाफ केस ना करे। अब ये जो एक्स प्रॉमिस जेड प्रॉमिस कर रहा है ये तो लीगली इम्पॉसिबल है क्योंकि लॉ तो इसको मानता ही नहीं है कि आप बाहर सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट करो, ये तो गलत बात हो गई। जो रियलिटी में सूट था वो किसने फाइल किया था, एक्स ने, और वो ही विड्रॉ कर सकता है, जेड नहीं कर सकता, ये लीगली इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसर्टेन कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन अनसर्टेन है मीन्स अ प्रॉमिस टू पे सच रेम्युनरेशन एज शैल बी डीम्ड राइट इज नो कंसिडरेशन इज द आइज ऑफ लॉ। जो काम करना ही करना है उन्होंने उसके लिए अगर उनको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिल रही है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है लॉ की आइज में। एक्स एग्रीज टू पे एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉर द सर्टेन वर्क। अब ये जो कंसिडरेशन एडिक्वेट अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, एक्स के लिए एडिक्वेट अमाउंट है 50,000 और वाई के लिए एडिक्वेट अमाउंट है 20,000। अब ये एडिक्वेट अमाउंट उन्होंने किसके हिसाब से कही है, वाई के हिसाब से या एक्स के हिसाब से। सो ये अनसर्टेन है, इतनी क्लियर नहीं है, हैंस जो एग्रीमेंट है वो भी अनएनफोर्सेबल है, वो हम लागू नहीं कर सकते। ये जो लॉ नहीं मानता है अनसर्टेन कंसिडरेशन को जिसमें पूरी वैल्यूज सर्टेन ना हो। इल्यूजरी कंसिडरेशन मीन्स वो कंसिडरेशन जो है ही नहीं, माना ही नहीं हमने कि वो है, वो सिर्फ हवा में सपने दिखाए हैं उस कंसिडरेशन के, बट रियलिटी में वो कंसिडरेशन नहीं है। सो यहाँ पे प्लेंटिफ एक एडवोकेट है, ये केस अगर हम ना भी लिखें सीधा इसको एज अ हम लिख लें फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे एक्स एंड वाई कर दे तो भी चलेगा। प्लेंटिफ एक एडवोकेट है जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो वकालतनामा है वो उस टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट इन सर्टेन सूट। सिंपल करने के लिए एक्स और वाई ले लेते हैं। जो एक्स है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वाई टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट इन सर्टेन सूट, सब्सिक्वेंटली डिफेंडेंट एग्री टू पे प्लेंटिफ अ सर्टेन सम इन एडिशन फीस। अब इसमें क्या हुआ कि एक एडवोकेट है एक्स और उस वाई का केस लड़ रहा है, वाई ने एक्स को कहा कि अगर तुम मेरा केस जीत जाते हो तो तुम्हें फीस तो मिलेगी, उसके अलावा भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। अब डिफेंडेंट वो केस जीत गए, जो डिफेंडेंट था मींस वाई था, अब वो उसको पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। अब एक्स ने क्या किया, उसके खिलाफ केस कर दिया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि ये एक्स की ड्यूटी थी बीइंग अ एडवोकेटर बीइंग अ प्लीडर कि अपनी बेस्ट सर्विसेज दे। अगर वो केस जीता तो उसके बदले में उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज करे क्योंकि जितनी उसकी फीस थी उसके अकॉर्डिंग उसने बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, वाई को और केस जीतना था। सो 6 पॉइंट आता है हमारे पास, इट मे बी एन एक्ट एब्सटिनेंस और रिटर्न फ्रॉम मिसकंसिडरेशन। किसी काम के लिए भी हो सकती है, किसी काम को मना करने के लिए भी हो सकती है, या फ्यूचर प्रॉमिस भी हो सकती है कि प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस भी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ही बन जाती है। ये हमने बहुत बार कर लिए, तीनों की एग्जाम्पल्स डेफिनेशन में भी की, आगे पॉइंट्स में भी हमने कवर आउट की। सो वो एग्जाम्पल्स वहाँ से उठाकर थोड़ी बहुत एक्स वाई अगर वहाँ पे लिखा है यहाँ पे ए बी लिख लीजिए और आप यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो। इट मस्ट बी लॉफुल, ये जो कंसिडरेशन है ना किसी भी एग्रीमेंट के लिए वो लॉफुल होनी चाहिए। मीन्स वो कंसिडरेशन फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए, किसी भी लॉ की तरफ से कोई कानून ने उसको मना नहीं किया होना चाहिए। वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, ऐसे नेचर की नहीं होनी चाहिए कि जो कोई भी कानून का प्रोविज़न है उसको तोड़े और किसी की प्रॉपर्टी को वो नुकसान ना पहुंचाए, जनरल पब्लिक जो है उसको वो नुकसान ना पहुंचाए। अब एक्स वाई और जेड एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में कि वो स्मगल्ड गुड्स का जो सामान है वो डिवाइड करें। अब ये एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल है क्योंकि इसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है। स्मगलिंग के गुड्स में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, ये तो लॉफुल नहीं है।
सो नेक्स्ट आती है हमारे पास 8th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है एसेंशियल्स का, वैलिड कंसिडरेशन का, कि इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अब एक पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसने चोरों को पकड़ना है। अगर कोई इंसान आकर थर्ड पार्टी उसको कह रही है पुलिस वाले को कि तुम चोर को पकड़ो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, और पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये उसकी ड्यूटी है, और बदले में अगर वो उसको सैलरी मिल रही है, अगर थर्ड पार्टी उसको पैसे दे रही है, तो वो कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और इन केस वो थर्ड पार्टी बाद में मुकर जाती है कि नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तो पुलिस वाला केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ड्यूटी है। मींस जब एक बंदे की ऑफिशियल स्टेटस से या लॉ की तरफ से एक ड्यूटी लगाई गई है पब्लिक की कि उसने ये काम करना है, और उस काम के लिए उसको एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, अगर वो एक्स्ट्रा पैसे मिलते तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। इस लाइन का ये मतलब है कि इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर उसकी ड्यूटी है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भी मिल रहे तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे उन्होंने केसेस लिखे हैं, हमें ये केसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जनरली पुलिस वाले की एग्जांपल ले सकते हैं। नहीं पुलिस वर्ड यूज़ करना है, या एक्स वाई और जेड ले सकते हैं, कि एक्स ने वाई को कहा कि अगर तुम जेड को अरेस्ट करोगे, तो तुम्हें 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब वाई की ये ड्यूटी थी कि उसने अरेस्ट करना था, क्योंकि वो पुलिसमैन था। अब वाई ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब वाई एक्स, क्योंकि जेड जो था वो क्या था, क्रिमिनल था। अब जब एक्स ने मना कर दिया कि वाई को कि मैं तुम्हें पैसे देने ही नहीं है, तो वाई कोर्ट केस नहीं कर सकता एक्स के खिलाफ। सो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, लाइक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये एक्सेप्शन इस रूल की। फर्दर आता है हमारे पास नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसकी भी एक्सेप्शंस। और डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन के रिलेटेड, कि कंसिडरेशन के हिसाब से क्या डिफरेंसेस बनते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो कंसिडरेशन की भी आपको 3 पार्ट्स में वीडियोस मिलेंगी। फर्स्ट पार्ट आज हमने जहाँ पे ये 2 टॉपिक्स कवर आउट किए, कंसिडरेशन और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। सेकेंड वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर आउट करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अपने आंसर को इफेक्टिव करने के लिए आप ये टॉपिक्स कर सकते हैं। ये पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम करेंगे बुक टू बुक जो कर लिया था हमने यहाँ पे कंसिडरेशन और उसके एसेंशियल्स, ये पार्ट 3 में आएगी। ये मैंने फटाफट लिखा था, सो राइटिंग को इग्नोर करके आप टॉपिक को समझना प्लीज़। सो कंसिडरेशन की भी आपको 3 पार्ट्स में वीडियो मिल जाएंगी। ऐसे हम बाकी टॉपिक्स भी कवर आउट करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो कंसिडरेशन का। बाकी कमर्शियल लॉ के टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बाकी भी मिल जाएंगे। रही बात सेमेस्टर 2 में, अगर आपको अकाउंट्स की वीडियोस चाहिए तो बीकॉम सेमेस्टर 2 की अकाउंट्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। +1 +2 के अकाउंट्स की भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी आपको बहुत जल्दी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियोस, लाइक कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आपकी हर डाउट को जो भी आप कमेंट करोगे उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कंसिडरेशन। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। थैंक यू।